बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर मराज ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की जो वीडियो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे स्टमक अल्सर को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि मैदे का जो अल्सर है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये होता क्यों है और इसकी रीजंस क्या है, और सेकंड नंबर पे फिर इसकी हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स के बाद फिर हम इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन इसकी जो वजूहात हैं और फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस को, कि इससे बेसिकली पेचीदगियाँ जो है वो कौन कौन सी पैदा हो सकती हैं। और फिर लास्ट में हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स को देखेंगे। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो स्टमक अल्सर है, इसको अगर इसकी मेन वजूहात देखी जाए तो सबसे पहले हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बेसिकली एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है। ये बेसिक जो रीज़न है वो स्टोमिक अल्सर की इसको समझा जाता है। फिर जो सेकंड रीज़न है इसकी स्टोमिक अल्सरेशन की, वो अगर देखा जाए उसमें तो NSAIDs हैं, जिसको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, यानी कि जो पेन रिलीवर्स होती हैं, जो दर्द की अद्वियात हैं, उसको अगर बहुत कॉमनली आप एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी स्टोमिक अल्सर हो सकता है। और फिर उसके बाद अगर तीसरी चीज़ देखा जाए तो इसमें हेरिडिटरी भी है, बेसिकली जो मूर्सी बीमारी भी है। अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट है उसके अबौ इजाद में ये प्रॉब्लम रहा है तो डेफिनेटली वो जो है ना फैमिलीज में शफल कर सकता है। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे आके कि बेसिकली इसकी वजूहात रीजंस कौन सी होती है, कि होता क्या है बेसिकली स्टोमिक अल्सर। अब देखें, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमिक के अंदर होता है HCl, मीन्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बेसिकली एक नेचुरली एक रिलीज होता है हमारे स्टोमिक के अंदर, और वो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद रिलीज होता है और उसका बेसिक काम जो होता है डाइजेशन होता है, मीन्स कि वो बेसिकली हाजमे में मदद देता है खाने के। अब जब उसको बेसिकली उसके जो प्रोडक्शन है उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है, और जब उसमें उसकी प्रोडक्शन में ब्रेक डाउन आएगा तो उससे फिर जो स्टमक की बेसिकली जो लाइनिंग है वो इफेक्ट होगी और अल्सर जो है वो काज हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्टमक अल्सर ये है। अब इसको अगर देखा जाए तो इसकी टाइप्स कितनी है, देखा जाए तो दो मेन टाइप्स हैं इसकी। एक है बेसिकली इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं और सेकंड जो है वो ड्यूडिनल अल्सर कहलाता है। अब जो गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो इनसाइड स्टमक होता है, यानी कि मैदे के अंदर होता है। और ड्यूडिनल अल्सर जो है वो बेसिकली हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है हमारी, बेसिकली उसके अंदर होता है। अब हम इसके आ जाते हैं सिम्टम्स के ऊपर आ जाते हैं कि बेसिकली इसकी अलामात कौन कौन सी हैं, कि हमें पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसकी मेन अलामात में अगर देखे जाए तो बर्निंग स्टमक एंड पेन, बेसिकली जो स्टमक का जो एरिया है मैदे का है उसमें बर्निंग होगी, जलन होगी और पेन भी हो सकती है उसके अंदर। सेकेंडली अगर देखा जाए तो फीलिंग फुलनेस एंड ब्लॉटिंग, मीन्स के जो अल्सर का पेशेंट है उसको फील ये होगा कि उसका जो मैदा है वो भरा हुआ है और डिकार वगैरह उसको बहुत ज़्यादा आएंगे। फिर उसके बाद इनटॉलरेंस ऑफ फैटी फूड्स, और जो फैटी फूड्स हैं, जो चिकनाई वाले खाने हैं, वो तो ऐसे पेशेंट को बर्दाश्त ही नहीं होते, यानी कि अगर थोड़ी सी चिकनाई खा लेगा तो उसको ऐसे पेन फील शुरू हो जाएगा स्टमक के अंदर और वो वॉमिट करना चाहेगा। तो बेसिकली इनटॉलरेंस ऑफ फैटी फूड्स है। हार्ट बर्न, यानी कि जो सीना है उसके अंदर जलन होगी। सीने के अंदर जलन क्यों होगी, बेसिकली यही एसिड जो ब्रेक डाउन होता है तो ये एसिड बेसिकली स्टोमिक से ट्रैवल कर रहा था थ्रॉट की तरफ, गले की तरफ, तो उसकी वजह से होता है। फिर इसको हार्ट बर्न हम कहते हैं, चेस्ट के अंदर जो जलन होती है वो होती है। फिर उसके बाद नोजिया, नोजिया मीन के बेसिकली नोजिया क्या है, वॉमिटिंग है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग है, यानी कि इसमें आपको वॉमिट जो है फील होता है, कि ऐसे फील होता है कि जैसे उल्टी आ रही है। और फिर उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट सिम्टम्स को और देखा जाए तो उसमें हमारे पास डार्क ब्लड इन स्टूल, जो पखाना है उसमें बेसिकली ब्लड आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर वॉमिट आती है तो वॉमिट में भी जो है ये ब्लड आ सकता है। फिर इसके अलावा अगर और इसकी वजूहात अगर आप देखें तो उसमें वेट लॉस एक जो है ना अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है,
इनके उसमें ये होता है कि जो वज़न है वो अचानक से गिरना शुरू हो जाएगा और फीलिंग फेंट, जो चेहरा है वो जर्द होना शुरू हो जाएगा। और फिर लास्ट में अगर देखा जाए तो इसकी जो बेसिकली ट्रबल इन ब्रीदिंग और जो बेसिकली सांस लेने का अमल है उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये बेसिक्स अगर देखा जाए तो इसके सिम्टम्स हैं। अब सिम्टम्स के बाद अगर हम देखें इसकी काजेज़ के ऊपर अगर हम आए तो काजेज़ हमारे पास वजूहात इसकी इनिशियली, जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया कि दो ही इसकी वजूहात हैं। पहले नंबर पे एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है बेसिकली उसकी रीज़न है, और सेकेंडली रेगुलर एक्सेसिव इनटेक ऑफ NSAIDs और पेन रिलीवर यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं, जो दर्द की अद्वियात हैं, वो अगर बकसरत यूज़ करेंगे तो उससे भी स्टोमक अल्सर के चांसेस जो है 70 to 80% क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी काजेस के बाद हम इसके रिस्क फैक्टर्स पे आ जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होता है? रिस्क फैक्टर्स की ये चीज़ है कि जो लोग आसानी से शिकार हो सकते हैं बेसिकली अल्सर के ना, स्टोमक अल्सर के, उनमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आसानी से जो शिकार हो सकते हैं वो NSAIDs हमने जैसे ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि जो दर्द की अद्वियात एक्सेसिव आप यूज़ करेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकता है। और सेकेंडली जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब नोशी करते हैं, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की। फिर उसके बाद जो स्मोकर्स हैं, चेन स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं जो लोग, उनमें भी गैस्ट्रिक जो अल्सर है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर ऐसे लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस जो होता है, हर वक्त एग्जाइटी में रहना, तो जब वो एंजाइटी की कंडीशन में रहते हैं तो उसकी वजह से भी जो बेसिकली HCl की प्रोडक्शन है स्टोमक के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर अगर लास्ट पे देखा जाए तो रिस्क फैक्टर्स कौन सी हैं? ऐसे लोग जो बेसिकली स्पाइसी फूड खाते हैं, स्पाइसी चटपटा खाना जो है ना बहुत ज़्यादा खाते हैं, मिर्चों वाला, मिसाले वाले जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से भी बेसिकली जो है ये रिस्क फैक्टर में गिना जाता है। अब हम आ जाते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं पेचीदगियों को, कि यानी कि अगर खुदा ना खास्ता गैस्ट्रिक अल्सर है तो उससे पेचीदगियाँ क्या क्या हो सकती हैं। पेचीदगियों के हवाले से देखा जाए सबसे पहले हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग आती है, यानी कि स्टोमक की जो इंटरनल लाइनिंग है बेसिकली उसके अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। और फिर अगर सेकेंडली जो होल इन स्टोमक वाल, जो बेसिकली स्टोमक की लाइनिंग है, जो उसकी बेसिकली लेयर्स हैं स्टोमक की, अगर देखा जाए तो 4 लेयर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आती है म्यूकोजा, फिर मस्कुलर म्यूकोजा, फिर सिरोजा, और फिर म्यूकोजा, मस्कुलर म्यूकोजा, सॉरी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर म्यूकोजा और सिरोजा। ये बेसिकली 4 हमारे पास लेयर्स आती हैं स्टोमक की। तो फिर इन लेयर्स के अंदर बेसिकली होल बन जाता है, एक सुराख बन जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है बेसिकली जो पेरिटोनियम का एरिया होता है बेले बटन के पास जो है ना, वहाँ पे भी ये होल हो सकता है। तो ये बहुत पेचीदगी है, बहुत बड़ी है। और फिर उसके बाद देखा जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट, अगर ज़ाहिर बात है खुदा ना खास्ता स्टोमक की लाइनिंग के अंदर जो है अगर ज़ख्म होगा तो उससे क्या होगा, जो बेसिकली फूड होगा वो स्टक हो जाएगा एक जगह पे। अगर इंटेस्टाइनल एरिया में तो वहाँ भी स्टक हो जाता है। अब फूड जब स्टक हो जाएगा बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी उसमें, तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज जो है ज़ाहिर पता फूड जो है वो टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जब टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है तो जितनी भी जो अंदर एक स्टोमक की लाइनिंग है या स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर उसके बाद लास्ट पे अगर हम देखें तो इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? स्टोमक कैंसर भी हो सकता है, स्टोमक के अंदर कैंसर भी हो सकता है, ये भी बहुत बड़ी रीज़न है। अब इसके ना हम लास्ट में आ जाते हैं बेसिकली प्रिवेंटिव मेयर्स के ऊपर आ जाते हैं कि इसके प्रिवेंटिव मेयर्स कौन से हैं, कैसी हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें तो बेसिकली बचा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला ये है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट रखें इन्फेक्शन से, यानी कि कोशिश करें कि ऐसी चीज़, बाहर का कोई भी खाना ऐसा ना खाएं जो आपको इन्फेक्ट कर दे आपके मैदे को, और कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्फेक्शन का बायस बने उससे अवॉइड करें। और फिर सेकेंडली अगर देखा जाए तो जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, बेसिकली जो दर्द की अद्वियात हैं, वो अननेसेसरी यूज़ उसका मत करेंगे। इवन ये कि सर में दर्द भी है, थोड़ा सा पेन है,
तो आप उसको दर्द की दवाई ले लेते हैं, तो वो आप ये चीज़ नहीं सोचते कि आपके स्टमक के ऊपर ये क्या इफ़ेक्ट करेगी। तो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो उस वक़्त लें। अब तो बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी ऐसी आ गई हैं कि उसमें मेडिसिन ऐसी आ गई हैं कि जो बेसिकली आपके स्टमक को नुकसान नहीं पहुँचाती। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं एक ऐड अप करना चाहूँगा, ब्रिक्सन है, जिसके अंदर बेसिकली जो फॉर्मुलेशन है वो चेंज है। तब पहले जो मेडिसिन आती थी बेसिकली एनएसएआईडीज वगैरह देखा जाए तो जैसे डेक्लोरान, इस किस्म की मेडिसिन आ गई, तो ये एक्सेसिव यूज़ करने से स्टमक अल्सर हो जाता था। लेकिन अब ये है कि उसके बाद ब्रिक्सन वगैरह आ गई, ये जदीद टेक्नोलॉजी है बेसिकली। इसके अंदर बेसिकली बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन होता है, और जितनी भी बेसिकली जो दर्द की अद्वियात है वो अगर देखा जाए तो स्टमक के अंदर जाके रिलीज होती हैं। जब स्टमक के अंदर वो रिलीज होती है तो डेफिनेटली स्टमक के अंदर जो है वो अल्सरेशन का बायस बनते हैं। अब जो बेसिकली बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन है, जो बेसिकली ब्रिक्सन का हम नाम यूज कर रहे हैं ब्रांड का, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ये इसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट बेसिक बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन होल सा चढ़ा होता है, और ये इसका क्या फायदा होता है कि ये स्टमक में जाके सिक्रीट नहीं होती, ये जाके सिक्रीट होगी इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइनल एरिया के जाके अंदर सिक्रीट होगी लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया में, तो उससे क्या होगा, ड्यूडेनल अल्सर के भी चांसेस लेस होंगे और जो स्टमक अल्सर है उसके भी चांसेस लेस होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।